स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेरिका द्वारा वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों पर टैरिफ लगाने के कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, इन देशों का अमेरिका के साथ अधिशेष व्यापार है। बी, दक्षिण पूर्व एशिया से माल की डंपिंग को रोकना। सी, चीन की रणनीति अमेरिकी टैरिफ को दरकिनार करने के लिए विनिर्माण को विदेश में स्थानांतरित करना। डी, इन देशों में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों पर उच्च टैरिफ लगाया क्योंकि चीनी कंपनियों ने अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए वहां कारखाने स्थापित किए थे। चीन को इन देशों के माध्यम से टैरिफ को दरकिनार करने से रोकने के लिए ट्रंप ने उनके निर्यात को भी लक्षित किया, जिससे चीन की विस्तारित आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। हाल ही में चीन ने अंटार्कटिका के झोंगशान स्टेशन पर कौन सा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? ए, चंद्रयान टेलीस्कोप। बी, 3 गॉर्जियस अंटार्कटिक आई। सी, माउंट एवरेस्ट टेलीस्कोप। डी, रेड डॉट टेलीस्कोप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 3 गॉर्जियस अंटार्कटिक आई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में चीन ने अंटार्कटिका के झोंगशान स्टेशन पर 3.2 मीटर एपर्चर वाला रेडियो या मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप 3 गॉर्जियस अंटार्कटिक आई लॉन्च किया है। यह एक 3.2 मीटर रेडियो या मिलीमीटर तरंग दूरबीन है जो अंटार्कटिका की झोंगशान स्टेशन पर स्थित है। इसका उद्देश्य अंतरतारकीय गैस तथा तारा निर्माण का अध्ययन करना है। यह चीन की पूर्व उपलब्धियों जैसे अंटार्कटिक सर्वेक्षण दूरबीन पर आधारित है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, समाचारों में रही नैनी झील का संबंध किस राज्य से है? ए, उत्तराखंड। बी, बिहार। सी, उत्तर प्रदेश। डी, राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तराखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में नैनीताल के प्रमुख आकर्षणों में से एक नैनी झील में जलस्तर 4.7 फीट दर्ज किया गया, जो 5 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। नैनी झील उत्तराखंड के नैनीताल शहर के मध्य स्थित टेक्टोनिक उत्पत्ति की एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। यह झील अर्धचंद्राकार या गुर्दे के आकार की है तथा इसका निकास दक्षिण पूर्वी छोर पर है। यह कुमाऊं पहाड़ियों की 4 झीलों में से एक है। अन्य 3 सातताल झील, भीमताल झील और नौकोचियाताल झील है। बता दें कि बलिया नाला झील की मुख्य पोषक धारा है। गौरतलब है कि 1800 के दशक के प्रारंभ में अंग्रेजों द्वारा खोजी गई नैनी झील का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, समाचारों में रहा मेगालिथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह एक बड़ा पत्थर है जिसका उपयोग प्रागैतिहासिक स्मारकों के निर्माण में किया जाता है। 2, इनका उपयोग स्तंभ, स्मारक या दफन स्थल बनाने में किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबरों के अनुसार केरल के बंदुक्का के मणिमुला गांव में महापाषाण काल से संबंधित अनुमानित 2000 वर्ष पुराने प्राचीन अवशेष मिले हैं। मेगालिथ एक बड़ा पत्थर है जिसका उपयोग प्रागैतिहासिक स्मारकों के निर्माण में किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। इनका उपयोग स्तंभ, स्मारक या दफन स्थल बनाने में किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। गौरतलब है कि भारतीय महापाषाण मुख्य रूप से लौह युग के हैं तथा कुछ स्थल ताम्र पाषाण काल के हैं। अगला प्रश्न है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, LLM को टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, प्रश्नोत्तर और टेक्स्ट जनरेशन जैसे कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। 2, भाषा संबंधी कार्यों में परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए LLM को छोटे डोमेन विशिष्ट डेटासेट पर प्रशिक्षित किया जाता है। 3, LLM या लार्ज लैंग्वेज मॉडल मानव भाषा में विद्यमान पैटर्न, संरचना और कनेक्शन का अनुसरण करते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लार्ज लैंग्वेज मॉडल या LLMS सामान्य प्रयोजन भाषा मॉडल है जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, प्रश्नोत्तर और टेक्स्ट जनरेशन जैसी सामान्य भाषा समस्याओं को हल करने में सक्षम है। अतः कथन 1 सही है। इन मॉडलों को मानव भाषा के भीतर पैटर्न, संरचनाओं और संबंधों को समझने के लिए बड़े डोमेन विशिष्ट डेटासेट पर ट्रेन अर्थात प्रशिक्षित किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
LLMS की मुख्य योग्यता व्याकरण, संदर्भ तथा शब्दों एवं वाक्यों के अर्थ को समझने के साथ साथ उनके बीच संबंधों को पहचानने में निहित है। यह उन्हें ऐसी प्रतिक्रियाएं करने में सक्षम बनाता है जो स्वाभाविक और मानवीय लगती हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, पाक खाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दक्षिण भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच स्थित एक संकीर्ण जल निकाय है। 2. इसकी दक्षिणी सीमा पर पंबन जलडमरू मध्य, रामेश्वरम द्वीप और एडम ब्रिज है। 3. इसके पूर्वोत्तर सीमा पर पाक जलडमरू मध्य है जो पाक खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पाक खाड़ी यह दक्षिण भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच एक संकीर्ण जल निकाय है, अतः कथन 1 सही है। श्रीलंका से निकलने वाली मानसूनी नदियों के कारण पोषक तत्वों के प्रवाह के कारण यह जैव विविधता से समृद्ध है। इसके दक्षिणी सीमा पर पंबन जलडमरू मध्य, रामेश्वरम द्वीप और एडम ब्रिज है, अतः कथन 2 सही है। इसकी पूर्वोत्तर सीमा पर पाक जलडमरू मध्य है जो पाक खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मित्र शक्ति या संयुक्त सैन्य अभ्यास एवं स्लाइनेक्स या द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच होते हैं? ए. भारत और मालदीव, बी. भारत और श्रीलंका, सी. भारत और बांग्लादेश, डी. भारत और म्यांमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारत और श्रीलंका। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह आतंकवाद विरोधी अभियानों तथा दोनों सेवाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। स्लाइनेक्स या श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग तथा अंतर संचालनीयता को मजबूत करना है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहां प्राचीन सिंचाई नहरों की एक व्यापक और संरक्षित प्रणाली की खोज की है? ए. दक्षिणी मेसोपोटामिया के एरिडू क्षेत्र, बी. पश्चिमी एशिया के दमश्क क्षेत्र, सी. उत्तर अफ्रीका के नील घाटी, डी. दक्षिण भारत के कावेरी क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, दक्षिणी मेसोपोटामिया के एरिडू क्षेत्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दक्षिणी मेसोपोटामिया के एरिडू क्षेत्र में प्राचीन सिंचाई नहरों की एक व्यापक और उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित प्रणाली की खोज की है। बता दें कि इससे प्रारंभिक कृषि पद्धतियों के बारे में नई जानकारी मिली है। मेसोपोटामिया के बारे में यह मूल रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसो प्लस पोटामिया। मेसो का अर्थ मध्य और पोटामिया का अर्थ नदी है, अर्थात 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया उस क्षेत्र में स्थित है जिसे अब मध्य पूर्व के नाम से जाना जाता है। इसमें दक्षिण पश्चिम एशिया के कुछ हिस्से और पूर्वी भूमध्य सागर के आसपास की भूमि शामिल है। यह उन प्रथम स्थानों में से एक था जहां मानव ने स्थायी कृषि करना शुरू किया था और सबसे प्राचीन लेखन प्रणाली क्यूनिफॉर्म का उद्भव भी यही हुआ था। टिग्रिस और फरात नदियों के बीच उपजाऊ घाटियों में स्थित यह क्षेत्र अब आधुनिक इराक, कुवैत, तुर्की और सीरिया का घर है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. विभिन्न स्थलों पर पाए गए तांबे आधारित मिश्र धातु कलाकृतियों की व्यापकता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2. सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उत्खनन का पर्यवेक्षण किया जिससे इस सभ्यता की खोज हुई। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, सिंधु नदी के किनारे लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यह मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। तांबे आधारित मिश्र धातुओं से बनी कई कलाकृतियों की खोज के कारण आईवीसी को कांस्य युग की सभ्यता के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। दयाराम साहनी ने सबसे पहले वर्ष 1921 से 22 में हड़प्पा की खुदाई की और राखल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में मोहनजोदारो की खुदाई शुरू की। एएसआई के महानिदेशक सर जॉन मार्शल उन उत्खननों के लिए जिम्मेदार थे जिनके कारण आईवीसी के हड़प्पा और मोहनजोदारो स्थलों की खोज हुई, इसलिए कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए. अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, बी. विश्व बैंक, सी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी. इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग।
चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को खारिज कर इसे एक राजनीतिक एजेंडे वाला पक्षपाती संगठन करार दिया, अतः विकल्प ए सही है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। चर्चा में रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस योजना के ऋण शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के छोटे व्यवसायों के लिए उपलब्ध हैं। 2. यह छोटे व्यवसायों को 50 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन सा कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।